अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है। ये गाना आप जिस आवाज में सुन रहे हैं ये वो नहीं जब इसे पहली बार रिकॉर्ड किया जा रहा था। बात साल 1948 की है जब फिल्म जान पहचान के इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने इस गाने के लिए एक नए गायक और गायिका का चयन किया था। अभी गाने के बोल भर रिकॉर्ड हुए थे कि अचानक रिकॉर्डिंग रूम से आवाज आई, स्टॉप, रोको इन्हें। उस दौर के जाने माने साउंड रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चटर्जी अपने केबिन से बाहर आए, संगीतकार खेमका के पास गए और बोले ये ठीक नहीं गा रहे, इनकी आवाज अच्छी नहीं है, कोई और सिंगर अरेंज करो। आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी साउंड रिकॉर्डिस्ट की इतनी हैसियत होगी कि वो बीच रिकॉर्डिंग गाना रोककर संगीतकार से कहे कि फला गायक ठीक नहीं गा रहा, इसे हटाओ। तो आपको बताते चलें कि रॉबिन चटर्जी काफी सीनियर रिकॉर्डिस्ट ही नहीं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। और जब प्रोड्यूसर को ही गायक पसंद नहीं तो फिर संगीतकार क्या कर सकता था। खेमका ने रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी और इस नई गायक जोड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, ये गायिका थी 16-17 साल की आशा भोसले और उनके साथ युवा गायक कोई और नहीं बल्कि किशोर कुमार थे। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, कैसा है जनाब का क्या ख्याल, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, उसके पीछे हुए हम। लेकिन वहां से हटाई गई इस गायक जोड़ी ने भारतीय फिल्म संगीत में जो धाक जमाई वो तो बहुत बाद की बात है। इस घटना से चंद साल बाद ही यही जोड़ी एक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रही थी। अब इनकी अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी और इत्तेफाक देखिए कि उस समय साउंड रिकॉर्डिस्ट कोई और नहीं बल्कि रॉबिन चटर्जी थे, जिन्होंने कुछ एक साल पहले ही इन्हें बीच गाने में रिकॉर्डिंग रोककर बाहर का रास्ता दिखाया था। रॉबिन ने शायद इन्हें पहचाना भी नहीं, लेकिन किशोर कहाँ मानने वाले थे। वो गाते गाते अचानक रुक गए। साउंड रिकॉर्डिस्ट हेडसेट बाहर निकालकर ऊपर देखने लगे। फिर किशोर दा ने रॉबिन से पूछा, आपने हमें पहचाना या नहीं। इसके पहले कि रॉबिन कुछ समझ पाते, आशा भोसले ने किशोर कुमार का हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। बोले, किशोर दा प्लीज उन्हें शर्मिंदा मत कीजिए। तो ये थी आशा भोसले जो आज 92 साल की उम्र में हम सबसे विदा हो चली हैं और अपने पीछे छोड़ गई हैं फिल्मी गीतों की एक विरासत, एक इतिहास जिसे इसे एक वीडियो में शामिल करना कम से कम मेरे लिए तो संभव नहीं है दोस्तों। आशा को एक आध लाइनों में डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के हिंदी सिनेमा पर एक छत्र राज के दिनों में उनके साये से बाहर आते हुए आशा ने अपनी अलग शैली, अपना अलग जॉनर और अपनी खास पहचान बनाई जो उन्हें देखते ही देखते अगर लता मंगेशकर से ऊपर नहीं तो कम से कम उनके बराबरी पर तो ले ही गई। एक ऐसी आवाज जिसमें अल्हड़पन, युवा दिलों को धड़काने वाली मादकता और एक तरह का रूमानी नशीलापन था जो वक्त के साथ लगातार बदलता रहा और कई पीढ़ियों के जहन में तैरता चला गया। आशा ने जब फिल्मी गायन में कदम रखा तब उनकी 4 बहनों में सबसे बड़ी लता दी गायन में अच्छी पहचान बना चुकी थी और जब उनसे कोई गाना बचता या छोड़ देती तो संगीतकार उस गाने को गीता दत्त व शमशाद बेगम जैसी स्थापित गायिकाओं से गवाते। और ये भी एक सच्चाई है कि विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा को ताउम्र लता मंगेशकर के आगे नंबर 2 के रुतबे से ही संतोष करना पड़ा। साल 1950 में महल फिल्म के इस गाने के बाद से ही बड़ी बहन लता मंगेशकर तो तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी और नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन और एस डी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। और उस दौर में आशा को ज्यादातर बी ग्रेड या कम बजट वाली फिल्मों में ही गाने के मौके मिलते रहे। उन्हें साल 1953 में बिमल रॉय की परिणीता और 1954 में राज कपूर की बूट पॉलिश से पहचान तो मिल गई, लेकिन उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात संगीतकार ओपी नैयर से हुई। ओपी नैयर लता मंगेशकर से गाने नहीं गवाते थे और ये सिलसिला ताउम्र चला और लोग कहते हैं कि इस एक तलखी ने आशा के लिए स्वर्णिम अवसर का काम किया।
ओपी नैयर के संगीत पर 1956 में आई फिल्म सीआईडी के इस गाने ने आशा को सनसनी दिला दी जिसकी वो हकदार थी। नैयर ने आशा के स्वर में निचले सुरों की गहराई को पहचाना और 1957 में बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन और नैयर के संगीत निर्देशन में आई फिल्म नया दौर ने तो उन्हें रातों रात चोटी की गायिकाओं की कतार में ला खड़ा किया। आशा को लता की परछाई से निकालकर एक बोल्ड और अलग अंदाज वाली गायिका के रूप में स्थापित करने का असली श्रेय ओपी नैयर को जाता है। आशा भोसले ने ओपी नैयर के साथ अपनी साझेदारी के दौरान 60 फिल्मों में 324 गीत गाए। साल 57 के आसपास ही एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर में मतभेद उभरे और अगले 5 सालों तक बर्मन ने लता के साथ कोई काम नहीं किया। तब आशा भोसले उनकी फेवरेट गायिका रहीं और इस दौरान कई कल्ट सॉन्ग आशा की झोली में आ गिरे। छोड़ दो आचल, जमाना क्या कहेगा, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने का, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आप। एस.डी. बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोसले और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की चौकड़ी ने रुमानी और चुलबुले गीतों का एक ऐसा दौर शुरू किया जिस पर एक पूरी जनरेशन फिदा हो गई। एस.डी. बर्मन के साथ काम करते हुए आशा उनके बेटे आर.डी. बर्मन के संपर्क में आई और उनके बीच पनपा प्यार लंबे दौर के बाद आखिरकार वैवाहिक संबंध में बंधा। लेकिन इस बीच इन दोनों ने सुरों का एक नया इतिहास रच डाला। बर्मन के संगीत पर आशा का गायन युवा दिलों के तार झंझनाता था और उनके कदम भी थिरकने को मजबूर हो जाते थे। और ऐसे गाने भी आए जिन्होंने आशा को कैबरे क्वीन या एक आधुनिक वेस्टर्न वाइब वाली गायिका के रूप में स्थापित कर दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब भले ही वो सम्मान के मामले में दूसरे पायदान पर हों, फीस और कमाई के मामले में उनकी तूती बोलने लगी। 90 के दशक के आखिर तक आशा सबसे अमीर गायिकाओं में शुमार हो चुकी थी। आशा की बायोग्राफी लिखने वाले राजू भारतन के मुताबिक जहां 50 और 60 के दशक में लता मंगेशकर एक गाने के 500 रुपए लेती थीं, आशा को 100-150 रुपए ही मिलते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लता मंगेशकर से ज्यादा फीस मिलने लगी। हालांकि आशा की अमीरी में उनके दूसरे शौक और एंटरप्रेन्योरशिप भी थी। आशाज नाम से उनके रेस्तरां दुनिया के कई शहरों में आज भी चल रहे हैं जिनसे अच्छी कमाई भी हो रही थी। खैर, जिन्हें लगता है कि आशा धूम धड़ाम और वेस्टर्न वाइब की ही गायिका थी, उन्हें ऐसे गाने भी सुनते चलना चाहिए। तो दोस्तों, महान गायिका आशा भोसले के निधन या कह लें कि फिल्मी गायन के एक लंबे युग के अवसान पर ये थी हमारी छोटी सी श्रद्धांजलि। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।